तो लेट्स स्टार्ट विथ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ सीधे लाइन का मोशन। मोशन के लिए दो पार्ट्स होते हैं, एक काइनेमेटिक्स एक डायनामिक्स। जहाँ हम मोशन के कॉज कि क्यों वो मूव कर रहा है, किस वजह से बॉडी इज मूविंग, जहाँ पे हम कॉज उसके वजह डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं डायनामिक्स। और जहाँ सिर्फ मोशन का डिस्कशन होता है उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ मोशन डिस्कस करेंगे, तो इट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक्स। क्यों बॉडी मूव हो रहा है, किस वजह से उसको पुश मिला है, क्या हुआ है, वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमें कॉज के साथ कोई रिलेशन नहीं है इस चैप्टर में। वी विल ओनली स्टडी द मोशन। इसीलिए इसको दिस इज अंडर काइनेमेटिक्स। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो सबको पता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जैसे यहाँ पे दो पॉइंट है ए एंड बी, और ये रेड वाला तुम्हारा पाथ है। तो ये जो पाथ तुमने यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया है, ये जो भी डिस्टेंस तुमने ट्रेवल किया है, इट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होगा उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये नीचे लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो ध्यान से देखो, हर सेकंड में वो 5 मीटर करके ट्रेवल कर रहे हैं। तो पहले सेकंड में 5 मीटर, उसके बाद वाले सेकंड में 5 मीटर, उसके बाद वाले सेकंड में और 5 मीटर, उसके बाद वाले सेकंड में और 5 मीटर, उसके बाद वाले सेकंड में और 5 मीटर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ हर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इज यूनिफॉर्म। हर सेकंड में तुम इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। फिर आता है टाइम। यहाँ पे एक टेबल देखो, 0 0 से स्टार्ट हुआ है। 0 0 पे मैं कहाँ था, 0 मीटर पे। 5 सेकंड बाद में कहाँ चला गया, 10 मीटर पे। और 5 सेकंड बाद में कहाँ चला गया, 20 मीटर पे। और 5 सेकंड बाद में कहाँ चला गया, 30 मीटर में। यानी हर 5 सेकंड में मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, 10 मीटर करके। तो अगर हर 5 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहे हो, तो तुम्हारे हर टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस इज फिक्स्ड। तुम 10 10 10 करके आगे जा रहे हो। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो 5 सेकंड में 10 मीटर, यानी इक्वल इंटरवल्स में इक्वल इक्वल डिस्टेंस जा रहा हूँ मैं। हर बार 5 सेकंड में मैं 10 मीटर ही जा रहा हूँ। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ इंटरवल इक्वल है। यूनिफॉर्म स्पीड, पाथ लेंथ बाय टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है उस चीज़ को कहा जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जहाँ पे स्पीड सेम है वहाँ उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। नीचे कुछ ग्राफ दिया हुआ है, तो हम पहले समझेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ग्राफ किन चीज़ों का है, पोजीशन और टाइम का। तो लेट अस मेक ए टेबल, पोजीशन और ये टाइम। मान लो ये एक इंसान है, राम। ये पहले यहाँ पे था, फिर चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया। ये डिस्टेंस है 10 मीटर। फिर जाके यहीं पे खड़ा हो गया। अब तुमने उसको यहाँ पे देखा और तुमने अपने घड़ी में टाइमर स्टार्ट किया। तो 0 0 0 0 में वो तुम्हें कहाँ दिख रहा है, 10 मीटर में। तुमने 10 सेकंड बाद फिर से देखा, वो यहीं पे खड़ा है। तो 10 सेकंड बाद तुम उसे कहाँ देख रहे हो, वही 10 मीटर में। और 10 सेकंड तुमने वेट किया, फिर उसको देखा, अभी भी वो 10 मीटर में ही दिख रहा है तुम्हें। अब और 10 सेकंड वेट किया, अभी भी वो तुम्हें 10 मीटर में ही दिख रहा है। बिकॉज वो मूव ही नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट गोइंग फॉरवर्ड, नॉट गोइंग बैकवर्ड, यानी ही इज़ स्टेशनरी। तो इस चीज़ को अगर टेबल में ड्रॉ करेंगे, तो जब कहानी स्टार्ट हुआ तब भी वो 10 मीटर में था, 10 सेकंड बाद भी वो 10 मीटर में ही है, 20 सेकंड बाद भी वो 10 मीटर में ही है, और 30 सेकंड बाद भी वो 10 मीटर में ही है। तो इस चीज़ को जब ग्राफ में प्लॉट करोगे, तो यहाँ पे अगर टाइम एक्सिस में तुम 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, इस तरह से वैल्यू ले लो। थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के लेते हैं, 10, फिर 20, फिर 30, इस तरह से वैल्यू ले लो। तो 10 सेकंड में वो कहाँ पे था, 10 मीटर पे। लेट अस से दिस इज 10। तो 10 सेकंड में ये पॉइंट कहाँ पे होगा, 10 मीटर में। 20 सेकंड में कहाँ पे होगा, 10 मीटर में। 30 सेकंड में वाई में कितना जाना है, 10 मीटर। तो देखो, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, टाइम इज द एक्स एक्सिस, और एक्स इज द वाई एक्सिस। यानी डिस्प्लेसमेंट हम कौन से एक्सिस में डाल रहे हैं, वाई एक्सिस पे। तो हर सेकंड में, जैसे 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर कितना जाना होगा, 10। 30 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर कितना जाना होगा, 10। तो इसका ट्रेवल हम करेंगे अलोंग द वाई एक्सिस, इसका ट्रेवल हम करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस। तो उससे हमें ये ग्राफ मिल गया, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। यानी इस तरह के ग्राफ हमें कहीं भी मिले जो पोजीशन और टाइम का ग्राफ हो, और अगर वो एक सीधा लाइन हो, तो हमें पता चल जाएगा कि दिस इज़ ए स्टेशनरी मोशन। और ध्यान रखना, ये जो ग्राफ अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस ग्राफ में कोई स्लोप नहीं है।
ये लाइन लेटा हुआ है, इसमें कोई स्लोप नहीं है, ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ग्राफ में स्लोप नहीं है, यानी स्लोप का वैल्यू कितना है, स्लोप इज 0। और एक एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, स्लोप इज नथिंग बट वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में कौन है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस में कौन है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी, यानी स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और इस ग्राफ का स्लोप कितना है, ये तो लेटा हुआ है, यानी स्लोप इज जीरो, स्लोप जीरो यानी वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो। और ये बात सच भी है, तुम जिस आदमी को ऑब्जर्व कर रहे थे उसका कोई वेलोसिटी नहीं था, ना वो आगे जा रहा था ना वो पीछे जा रहा था, यानी हिज वेलोसिटी इज जीरो। तो यही कहानी हमें सिर्फ ग्राफ से भी समझ में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द बॉडी पोजेसेस यूनिफॉर्म मोशन, जब वो यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है यानी ये अगर एक्स और टी का ग्राफ है, तो अगर हम एक बॉडी ऑब्जर्व करें जो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो ये जीरो है, यहाँ पे था, एक सेकंड ऑब्जर्व किया, एक सेकंड बाद वो यहाँ पे पहुँच गया, कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर। और एक सेकंड बाद हमने उसको देखा, तो वो यहाँ पे पहुँच गया, कितना ट्रेवल किया, और 5 मीटर। और एक सेकंड बाद वो कितना ट्रेवल करेगा, और 5 मीटर। तो इस कहानी को अगर ग्राफ में करेंगे तो पहले सेकंड में कहाँ पे था, वो जीरो में था, फिर एक सेकंड बाद कितने डिस्टेंस पे गया, 5 मीटर, फिर एक सेकंड बाद और 5 मीटर यानी 10 मीटर, फिर एक सेकंड बाद और 5 मीटर यानी 15 मीटर। इस कहानी को अगर ग्राफ में प्लॉट करोगे तो जीरो में तुम कहाँ थे, जीरो में एक्स में कितना ट्रेवल करना है, या फिर इसको हम वाई एक्सिस में ड्रॉ कर रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस में। तो जीरो में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। एक सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 5, ये मान लो 10, यहाँ पे है 15। तो एक सेकंड बाद हम कहाँ हैं, 5। फिर मान लो 2 सेकंड, 2 सेकंड में कहाँ जाना है, 2 सेकंड में होगा 10। फिर 3 सेकंड, यहाँ पे आ गया मेरा 3 सेकंड। अब 3 सेकंड में तो आ गया एक्स में, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, 15। अब ये देखो, ये सारे पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो यानी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जहां बॉडी इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इक्वल टाइम में, यानी हर बार वो 5 ही मीटर ट्रेवल कर रहा है एक सेकंड में, हर बार वो 5 ही मीटर ट्रेवल कर रहा है एक सेकंड में, इस तरह के केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ होता है वो इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। और अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, स्लोप, अब पहले ही पता है स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, वाई में कौन बैठा है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स में कौन है, टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज अगेन वेलोसिटी। तो ध्यान रखना, एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें किसका वैल्यू देता है, वेलोसिटी का वैल्यू। इसमें स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, स्लोप इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था 15 और यहाँ पे लिया था 3, यहाँ से तुम कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो। तो एक हमने लिया था 15, एक यहाँ पे लिया था 3, एक यहाँ पे लिया था 10, एक यहाँ पे लिया था 2, तो वही दो पॉइंट ले लेते। तो ये हो गया 10 2, और ये पॉइंट हो गया मेरा 15 3। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, एक्स में 3 चले थे, वाई में 15। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, एक्स में 2 चले थे, वाई में 10। तो ये आ गया 210 वाला पॉइंट, ये आ गया 315 वाला पॉइंट। फॉर्मूला है वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई टू माइनस वाई वन, वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट, तो 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 3 माइनस 2। 15 माइनस 10 इज 5, 3 माइनस 2 इज 1, यानी 5 है ग्राफ का स्लोप, और स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो इस बॉडी का वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो कहीं भी यूनिफॉर्म मोशन हो जहां बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रहा है, यानी इस केस में इस आदमी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था और वो कंटिन्यूअसली सेम वेलोसिटी से चल रहा था, तो कोई भी तुम्हें ऐसा केस मिले जहां वेलोसिटी इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, वहां पे एक्स वर्सेस टी यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये कुछ इस शेप का ग्राफ हमें मिलेगा। और यहाँ पे ध्यान से देखने पे हमें क्या पता चलता है कि द स्लोप इज यूनिफॉर्म। देखो ये ढलान जो है वो एकदम स्ट्रेट ढलान है, इसमें ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं पे अप डाउन आ गया, नहीं, ये ढलान एकदम स्ट्रेट जा रहा है। अप डाउन वाला ढलान कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है, देखो ये ढलान स्ट्रेट है, नहीं कि बीच में बेंड हो रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर जाके सीधा हो रहा है। सो अगर ढलान बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट
वेरिइंग मोशन हो, वेरिइंग यानी कहीं वेलोसिटी ज़्यादा है, कहीं वेलोसिटी कम है, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ विल बी ए कर्व, इट विल नो लॉन्गर बी ए स्ट्रेट लाइन, ये कर्व बन जाएगा। अगर वेरिइंग मोशन, वेरिइंग यानी तुम पहले चल रहे थे, फिर सडनली दौड़ना स्टार्ट कर दिया, फिर अगेन तुमने चलना स्टार्ट किया कर दिया, तो इधर का वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ का वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ का वेलोसिटी कुछ और होगा, तो ग्राफ कैसे होगा? ऐसा। अगर ये सारे वेलोसिटी सेम होते तो ग्राफ कैसा होता? ऐसे। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी सेम है, तो ग्राफ एक्स वर्सेस टी यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ऐसा होता है। अगर वेलोसिटी अलग अलग है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। नीचे एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि पहले सेकंड में 0 से 1 सेकंड में हम कितना ट्रेवल किया, 10 से 15 यानी 15 मीटर। फिर एक और सेकंड में हमने और कितना ट्रेवल किया, और 15 मीटर। फिर अगले सेकंड में हमने और कितना ट्रेवल किया, 15 मीटर। फिर अगले सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 15 मीटर। फिर अगले सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 15 मीटर। यानी हर टाइम इंटरवल में हम इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हैं, यानी दिस इज ए केस ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। एक्स वर्सेस टी का ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान से इन चीज़ों को समझना कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहे हो और कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी दिस इज अ केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ग्राफ ऐसे शेप का होता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एकदम देखो स्लोप पूरा स्ट्रेट जा रहा है, स्लोप में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, तो ये फॉर्मूला जो अभी अभी कहा था मैंने, याद रखना स्लोप क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट बाय एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट बाय एक्स कोऑर्डिनेट, तो स्लोप का दो फॉर्मूला होता है, एक दो नहीं, एक ही फॉर्मूला है। स्लोप इज y2 - y1 बाई x2 - x1। और स्लोप हमें क्या देता है वो अगर निकालना है, तो स्लोप इज वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। जो भी वाई एक्सिस में होगा उसको यहाँ पे बिठाएंगे, जो भी एक्स एक्सिस में होगा उसको यहाँ पे बिठाएंगे। और ये जिस चीज़ का भी फॉर्मूला देगा तुम्हें, वही स्लोप डिटरमाइन करता है, स्लोप वही चीज़ देता है। जैसे पोजीशन टाइम के केस में स्लोप ने हमें क्या दिया था? वेलोसिटी। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। तो देखो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का क्या चेंज होगा वो इस ग्राफ में डिनोट होगा। तो इस ग्राफ का शेप देखो, वेलोसिटी लेटा हुआ है, क्यों? बिकॉज अभी अभी जो ऊपर वाला केस था उसमें हमने देखा था कि हर मोशन में हमारा वेलोसिटी 5 ही मेंटेन हो रहा है, याद है? इस केस में ये बंदा हर बार 5 मीटर पर सेकंड से ही ट्रेवल कर रहा था। तो अगर ऊपर वाला केस हम यहाँ पे ले लें, तो एक बॉडी है यहाँ पे, तो हम एक साथ दो टेबल बनाते हैं, ये एक्स और डिस्प्लेसमेंट और टाइम, 0 1 2 3। फिर बनाते हैं वेलोसिटी और टाइम, 0 1 2 3। मान लो वो जीरो में जीरो पे था, फिर एक सेकंड बाद वो 5 मीटर में पहुंच गया, फिर एक सेकंड बाद और 5 मीटर, फिर एक सेकंड बाद और 5 मीटर। तो पहले कितना ट्रेवल किया? 5 मीटर, फिर और कितना? और 5 मीटर, फिर और 5 मीटर। अगर इसी चीज़ का वेलोसिटी निकालना है तो इसका वेलोसिटी कैसे दिखेगा? जीरो में तो जीरो ही था, फिर देखो एक सेकंड बाद तुम कितना ट्रेवल किया? 5 मीटर। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो 5/1 5। सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 10/2 अगेन 5। फिर इस केस में 15/3 अगेन 5। ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी हर बार कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करता जा रहा है, यानी 5 5 5 5 5। इस चीज़ को ग्राफ में प्लॉट करोगे तो यहाँ पे अगर 1 2 3 सेकंड बना ले, 1 2 3, तो टाइम में 1 सेकंड वेलोसिटी कितना होगा? 5। टाइम में 2 सेकंड वेलोसिटी कितना होगा? 5। टाइम में 3 सेकंड वेलोसिटी कितना होगा? 5। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, एक लेटा हुआ ग्राफ। तो दिस इज ए केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जहाँ पे वेलोसिटी हर बार सेम है, तो ग्राफ इस शेप का बनता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी ग्राफ का एरिया अगर निकालोगे तो हमें क्या देगा? एरिया इज नथिंग बट, एरिया ऑफ ए ग्राफ होता है उसके लाइन के नीचे का एरिया। जैसे ये लाइन है ना, उसके नीचे जितना भी एरिया कवर होगा उसे हम कहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। और एरिया निकालने का फॉर्मूला है वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। ध्यान रखना पहले हमने किया था वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, इस बार करेंगे वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस करोगे तो वाई एक्सिस में जो भी होगा इंटू एक्स एक्सिस में जो भी होगा, और ये जो फॉर्मूला देगा वही एरिया तुम्हें डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालें, तो ध्यान से देखो, एरिया वाई एक्सिस में कौन बैठा है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इनटू
एक्स एक्सिस में कौन बैठा है, टाइम। अब वेलोसिटी इंटू टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, यानी इस ग्राफ का अगर एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया एरिया का कॉन्सेप्ट। इसमें और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, बस दो चीज़ें याद रखना है, एरिया मतलब वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस और स्लोप मतलब वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। अब दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले टाइम था 0 0, वेलोसिटी था 0। फिर 5 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकंड। फिर और 5 सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड। फिर और 5 सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ के 15 मीटर पर सेकंड। फिर और 5 सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड। यानी हर गैप में या हर इंटरवल में वेलोसिटी 5 5 5 करके इंक्रीज हो रहा है। और ये लॉजिकल भी है, कभी भी एक्सीलेटर मारोगे गाड़ी का, स्कूटी का, किसी भी चीज़ का, तो क्या इम्पैक्ट होता है, वेलोसिटी का। तो एक्सीलेटर मारोगे तो वेलोसिटी इम्पैक्ट होगा, और वेलोसिटी का इम्पैक्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट का भी इम्पैक्ट होगा। तो ये चेन याद रखना। तुम लोगों को या तो इन दोनों का रिलेशन एग्जाम में पूछेगा या तो इन दोनों का रिलेशन एग्जाम में पूछेगा। तो तुम्हें बस चेन याद रखना है कि एक्सीलरेशन पे कोई भी चेंज करेंगे तो इफेक्ट किस पे आएगा, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी पे कोई भी चेंज करेंगे तो इफेक्ट किस पे आएगा, डिस्प्लेसमेंट पे। तो इस केस पे हम देख रहे हैं कि हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी 5 5 करके बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने एक्सीलरेशन दिया था। तो एक्सीलरेशन किस पे इफेक्ट कर रहा है, वेलोसिटी पे। तो दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज हर 5 सेकंड में 5 5 ही बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यानी इक्वल इक्वल बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, या फिर इक्वल इक्वल बढ़ रहा है वेलोसिटी। तो हमने एक्सेलरेशन दिया था यूनिफॉर्म। तो इसमें वेलोसिटी का ग्राफ देखो कैसे जा रहा है, ऐसे। ऑब्वियसली अगर तुम एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दे रहे हो तो वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स में बढ़ रहा है। कोई भी चीज़ अगर इक्वल इक्वल इंटरवल में बढ़ता है तो उसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, जो एक यूनिफॉर्म स्लोप के साथ आता है, यानी सेम स्लोप के साथ ऊपर या फिर नीचे जा सकता है, बट यूनिफॉर्म होगा स्लोप, सेम होगा, कोई बीच में सडन जंप नहीं होगा। जैसे पहले हमने किया था, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल इक्वल इंटरवल्स में बढ़ रहा था, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट स्लोप आया था। तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल इक्वल इंटरवल्स में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक स्ट्रेट स्लोप आया। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप इज नथिंग बट वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। वाई में कौन बैठा है, वेलोसिटी। एक्स में कौन है, टाइम। तो y में बैठा है वेलोसिटी, x में बैठा है टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एक और फॉर्मूला है, अगर किसी केस में हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो हम, दो वेलोसिटीज गिवन है, मान लो क्वेश्चन दे रहा है v1 v2 गिवन है, उसका एवरेज निकालो। तो फॉर्मूला होगा ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अगर तीन वेलोसिटी गिवन है और कह रहा है कि एवरेज निकालो, तो फॉर्मूला होगा थ्राइस v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। अच्छा, if a particle moves with velocity v1 up to half time of its total motion and rest it moves with v2। तो अगर एक पार्टिकल कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर उसने आधा टाइम, मान लो 15 मिनट ट्रेवल किया है विद वेलोसिटी v1, और बाकी 15 मिनट में ट्रेवल कर लिया बाकी डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2। अगर टाइम इंटरवल दोनों केसेस में सेम है, तब हम एवरेज थोड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। द एवरेज का फॉर्मूला विल बी वी वन प्लस वी टू बाई टू। तो ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब जर्नी का आधा और रेस्ट आधा इज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन है, तो टाइम इंटरवल शुड बी इक्वल, नहीं तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसके बाद जाते हैं फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसको ग्राफिकल फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कह दूं, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट भी ले सकते हो या फिर यू भी ले सकते हो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सेम थिंग। तुम या तो वी नॉट चूज करो या फिर इनिशियल वेलोसिटी यू चूज करो, मतलब जिस वेलोसिटी से कहानी स्टार्ट हो रहा है। तो इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्यों,
देखो टाइम जब जीरो है तब तुम्हारा वेलोसिटी कितना है, वी नॉट, यानी दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम जीरो था तब भी तुम वी नॉट में ही थे, तो इट इज योर इनिशियल वेलोसिटी। फिर जितना टाइम आगे जा रहा है तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गया, इसका वैल्यू कितना है, दिस इज इक्वल्स टू वी, यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी इज वी। पहले पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो इसमें एक्स एक्सिस में कितना चल रहे हैं, जीरो, वाई में कितना चला, वी नॉट। इस केस में एक्स में कितना चला, टी, वाई में कितना चला, वी। तो दोनों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन कौन सा, पहला रिलेशन जो होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब हमें पता है दिस इज ए ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सिलरेशन, अभी अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो अगर ये एक्सिलरेशन देता है तो हम कैसे निकालेंगे स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे देखो ये है मेरा वाई टू, ये है मेरा वाई वन, दिस इज माई एक्स टू, दिस इज माई एक्स वन। तो इन सबको इस फॉर्मूला में बिठा दो, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये आ गया स्लोप। तो इसमें बस साइड चेंज करेंगे, टी माइनस टी को इधर भेजो तो ए टी, और माइनस वी नॉट को इधर आ जाएगा तो ये प्लस वी नॉट, खत्म। टी यहाँ से यहाँ चला गया तो बन गया ए टी, और माइनस वी नॉट इधर भेज दो तो प्लस वी नॉट, तो ये आ गया इक्वेशन। अगेन कह रहा हूँ मैं, वी नॉट को यू भी मान सकते हो, इट इज़ द सेम थिंग। सेकंड फॉर्मूला एस इक्वल्स क्यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो हमने ग्राफ बिल्कुल सेम रखा है, ध्यान देखना ग्राफ एकदम सेम है, वही यहाँ पे वी नॉट है, वही यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो ग्राफ इज एज इट इज सेम। यहाँ देखने में डिफरेंट लग रहा है, पर ऊपर का ग्राफ और यहाँ का ग्राफ सेम है। तो अगर ऊपर का ग्राफ यहाँ का ग्राफ सेम है तो हमें दो चीज़ें मिल चुका है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स में कितना चला जीरो, वाई में कितना वी नॉट, तो जीरो कोमा वी नॉट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स में कितना चला टी, वाई में कितना चला वी, तो ये होगा टी कॉमा वी। अब इस ग्राफ के बाद हमें पोजीशन टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ ग्राफ कौन सा है, ये वाला। तो एरिया अंडर द ग्राफ यानी ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया निकालना है हमें। तो इस पूरा एरिया निकालने को हम थोड़ा इजी करते हैं, और हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। इससे हमें दो स्ट्रक्चर मिल गया, एक मिला हमें ट्राइंगल, एक मिला हमें रेक्टेंगल। अब पहले तो फिर एरिया अंडर द ग्राफ इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दो तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, तो वही होता है एरिया अंडर द ग्राफ। और एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अभी कुछ देर पहले हमने यही चीज़ डिस्कस किया था, नहीं तो रिवाइंड करके देख लो। सो एरिया अंडर द ग्राफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमने x मान के रखा है, तुम x की जगह s भी मान सकते हो, एक ही बात है। एग्जाम में s मान के रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यू कैन कंसिडर इट s। अब फॉर्मूला में, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो पहले ऑल्टीट्यूड निकालते हैं फिर बेस निकालेंगे। आओ ऑल्टीट्यूड पे, इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड कौन सा है, इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है ये वाला डिस्टेंस। अब ये टोटल डिस्टेंस नीचे से लेके यहाँ तक वाई एक्सिस में हमने कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ आने में वाई एक्सिस में हमने कितना ट्रेवल किया, v, यानी ये टोटल डिस्टेंस है, पूरा नीचे तक है v। और यहाँ से यहाँ तक उठने में हमने वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल किया, v नॉट, यानी ये दोनों तो इक्वल हैं, पैरेलल साइड्स। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है v नॉट, ये डिस्टेंस है v नॉट। तो ये टोटल डिस्टेंस है v और ये डिस्टेंस है v नॉट, तो ये छोटा डिस्टेंस कितना होगा, v माइनस वी नॉट। तो हमने वहाँ से लिख लिया कि ये जो इतना सा रिक्वायर्ड हाइट है, दिस रिक्वायर्ड हाइट इज v माइनस वी नॉट। तो हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू बेस, बेस मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है, जीरो से लेके कितना ट्रेवल किया था एक्स एक्सिस में, t। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है t। तो यहाँ से तुम्हें फॉर्मूला मिल गया, हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू बेस। प्लस अब ट्राइंगल का एरिया चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया चाहिए। रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। अब लेंथ कितना है रेक्टेंगल का, जीरो से लेके टी तक यानी टी, तो लेंथ के लिए हमने ले लिया टी। और ब्रेथ यानी ये वाला हाइट, इसके लिए हमने कितना ट्रेवल किया था वाई में, वी नॉट, तो वी नॉट इंटू टी। तो ये आ गया तुम्हारा ब्रेथ इंटू लेंथ। तो यहाँ से हमें मिल गया ट्राइंगल का एरिया, यहाँ से मिल गया रेक्टेंगल का एरिया, दोनों ऐड करने पे आंसर आ जाएगा। अब देखो ऑलरेडी हमें ऊपर प्रूफ किया है v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, वी नॉट और u आर द सेम थिंग।
v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। यहाँ से वी नॉट को अगर इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, ये माइनस वी नॉट। तो इक्वेशन क्या बनेगा, v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू ए टी। अगर वी नॉट उधर भेज देंगे तो ये माइनस वी नॉट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने वी नॉट को इधर भेजा तो माइनस वी नॉट, तो v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू ए टी। तो हम इस v माइनस वी नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, ए टी। तो फाइनली फॉर्मूला हो गया s इक्वल्स टू हाफ इंटू वी माइनस वी नॉट की जगह लिख लिया हमने ए टी, और वहाँ पे ऑलरेडी टी था, प्लस वी नॉट इंटू टी। सो ये हो गया ए टी स्क्वायर प्लस वी नॉट। तो वही हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। वी नॉट और यू आर द सेम थिंग। तुम लोग चाहे तो नोट्स में करेक्शन कर लेना, जब प्रिंट, इसका जो प्रिंट आउट वर्जन है उसमें करेक्शन कर लेना कि जहाँ जहाँ वी नॉट दिखे उसको यू बना दो। जहाँ जहाँ ग्राफ में भी एवरीवन, जो यहाँ पे ग्राफ में वी नॉट है उसको यू बना दो, एक ही चीज़ है, ठीक है दोनों। उसके बाद है लास्ट वाला, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। ग्राफ अगेन द सेम, जो तीनों प्रूफ है तीनों में ग्राफ बिल्कुल सेम है। तो इसमें हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिखाना है। तो हम पहले एज इट इज सेम करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ यानी ट्राइंगल के एरिया प्लस रेक्टेंगल के एरिया, ट्राइंगल के एरिया प्लस रेक्टेंगल के एरिया। यहाँ पे सब कुछ सेम है, देखो यहाँ तक एवरीथिंग इज एज इट इज सेम। इस स्टेप में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर दिया था v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू ए टी, बट यहाँ इस बार हम कुछ पुट नहीं करेंगे, इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे। इसी चीज़ को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, हाफ v माइनस हाफ वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी। अगर वी नॉट टी से आधा वी नॉट टी, ठीक है यहाँ पे टी है, टी यहाँ पे है ना, तो दोनों में टी आएगा। देखो अगर वी नॉट टी में से आधा वी नॉट टी माइनस कर दो तो कितना बचेगा, आधा वी नॉट टी। पूरा वी नॉट टी से आधा वी नॉट टी माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, वी नॉट टी। तो इसका आंसर होगा हाफ वी टी माइनस, अच्छा इस ये छोटे टर्म के पहले माइनस है और बड़े वाले के सामने प्लस है, तो ये प्लस होगा हाफ वी नॉट टी। ये आ गया इसका सोल्यूशन। बड़े वाले टर्म में से ये बेसिकली इस होल वैल्यू से आधा, मतलब पूरे एप्पल से आधा एप्पल खा लोगे तो कितना बचेगा, आधा एप्पल। तो हाफ वी टी प्लस हाफ वी नॉट टी, यहाँ से हम हाफ कॉमन ले सकते हैं, टी कॉमन ले सकते हैं। तो हाफ और टी कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, वी प्लस वी नॉट। तो वी प्लस वी नॉट टी बाई टू, ये यहाँ से आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पहले वाले फॉर्मूला v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी से ये पता है कि t इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट बाई ए। इस फॉर्मूला में साइड चेंज करो, वी नॉट इधर भेज दो तो वी माइनस वी नॉट, और ए मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में जाएगा तो नीचे आ जाएगा। v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, वी नॉट को इधर भेज दिया तो v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू ए टी, ए नीचे भेज दिया तो v माइनस वी नॉट बाई ए इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से हमें टाइम का इक्वेशन मिल गया, ये टाइम वाला इक्वेशन। इस टाइम के इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे इस टी की जगह। ये जो नया हमें टी का वैल्यू मिला है, इस नया टी के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो बनेगा v प्लस वी नॉट बाई टू, साथ में टी की जगह v माइनस वी नॉट बाई ए। अब दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। अब ट्वाइस ए को इधर भेज दो, साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ट्वाइस ए इंटू एक्स हो गया ट्वाइस ए एक्स, यानी x इंटू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई ट्वाइस ए इंटू एक्स बन गया ट्वाइस ए एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट स्क्वायर का भी इधर भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा, तो आ गया तुम्हारा इक्वेशन। अगेन वी नॉट को u लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, और x को s लिख सकते हो, तो नोट्स में करेक्शन कर सकते हो। इस इन तीन प्रूफ्स के लिए x को s बना सकते हो और वी नॉट को u बना सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होता है, मान लो ये इंसान है, यहाँ पे जर्नी स्टार्ट किया 0 में, फिर 1 सेकंड बाद यहाँ पे, फिर 2 सेकंड बाद यहाँ पे, फिर 3 सेकंड बाद यहाँ पे, फिर 4 सेकंड बाद यहाँ पे। अब इस जर्नी, अगर मुझे यहाँ पे कोई पूछे कि व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट इन S3, यानी 3 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 2 3, ये हो गया 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। कोई पूछे कि इसका S 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट है 1 2, तो यहाँ तक हो गया 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों केसेस में
डिफरेंस क्या है, हमें क्वेश्चन सिर्फ nth का पूछ रहा है, यानी सिर्फ अगर थर्ड सेकंड का पूछे, सिर्फ थर्ड सेकंड का कोई पूछे तो क्या होगा, ध्यान से देखो। 0 से लेके 1 ये हो गया फर्स्ट सेकंड, 0 से 1 से लेके 2 ये हो गया सेकंड सेकंड, 2 से लेके 3 ये हो गया थर्ड सेकंड, और 3 से लेके 4 ये हो गया फोर्थ सेकंड। तो अगर कोई तुम्हें सिर्फ थर्ड सेकंड का पूछ रहा है तो थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक काउंट होता है। ये S3 क्या था, S3 था यहाँ से लेके 1 2 3 यहाँ तक, बट थर्ड सेकंड का सिर्फ यहाँ से यहाँ तक काउंट होता है। सिमिलरली S2 क्या था, 0 से लेके 1 2 यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, बट सेकंड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होता है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो जब nth सेकंड का पूछे तो सिर्फ थर्ड सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ तक, सेकंड सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ फोर्थ का पूछे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो nth सेकंड यानी सिर्फ उस सेकंड में कितना गए हो वही पूछ रहा है, पूरा कितना गए हो वो नहीं पूछ रहा। तो जब हम S3 निकालते हैं, S2 निकालते हैं, या फिर कहीं भी तुम S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो, तो जो S निकलता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है 0 से लेके उस सेकंड तक। मान लो मैंने निकाला t के जगह 3 सेकंड का, तो ये होगा 0 से लेके 1 2 3 इतना तक का डिस्टेंस निकलेगा। तुम्हारे आंसर में यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आएगा फ्रॉम दिस सोल्यूशन। बट क्वेश्चन हमें सिर्फ थर्ड का पूछ रहा है, सिर्फ सेकंड का पूछ रहा है। डिफरेंस समझ में आया। अगर तुम यहाँ पे एस इक्वल्स टू 2 सेकंड के लिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर का वाला फॉर्मूला लगाओगे, जहाँ पे तुमने टी के जगह 2 सेकंड बिठा दिया, तो ये 0 से लेके सिर्फ 2 सेकंड अप टू का डिस्प्लेसमेंट देगा, बट 0 से लेके 2 सेकंड। बट सेकंड सेकंड कौन सा है, सिर्फ इतना तक का है, सिर्फ इतना तक का है। तो वही डिफरेंस है बिटवीन nth सेकंड एंड ये वाला फॉर्मूला। तो यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर 0 से लेके टोटल का देता है, और nth सेकंड या फिर सेकंड सेकंड या फिर थर्ड सेकंड या फोर्थ सेकंड वो सिर्फ उस पर्टिकुलर सेकंड का ही पूछ रहा है, पूरा नहीं पूछ रहा। तो ये निकालने का टेक्निक क्या है, बहुत सिंपल है, ध्यान से इसमें देखो बस। हमें मान लो क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ थर्ड सेकंड का निकालो, तो सिर्फ थर्ड सेकंड का कैसे निकालेंगे। सिर्फ थर्ड सेकंड का निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। हम S3 निकाल लेंगे। S3 कहाँ से होता है, 0 से लेके 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 3, ये होता है S3। अब S3 से अगर हम S2 माइनस कर दें, यानी S2 कहाँ से कहाँ तक था, अगर ये डिस्टेंस हम माइनस कर दें S2 तक का, 0 से लेके 2 तक का, तो हमें सिर्फ थर्ड वाला मिलेगा। सो S थर्ड इज नथिंग बट S3 माइनस S2। सिमिलरली मान लो मुझे सिर्फ फोर्थ का निकालना है, मुझे सिर्फ फोर्थ सेकंड वाला चाहिए। तो जब मुझे सिर्फ फोर्थ सेकंड का चाहिए होगा, सिर्फ फोर्थ सेकंड का हम कैसे निकालेंगे, पहले S4 निकाल लो। S4 कहाँ से होगा, 1 2 3 पूरा 4 तक का देगा, उसमें से S3 माइनस कर दो। S3 कहाँ से होगा, 1 2 3, तो S4 से S3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, सिर्फ फोर्थ सेकंड वाला। सो S4 का फॉर्मूला यानी S4 का फॉर्मूला होगा S4 से लेके S3 माइनस कर दो। तो इसमें हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि 4 के लिए 4 से 3 माइनस करना होता है, 3 के लिए 3 से 2 माइनस करना होता है। यानी अगर हमें S5 निकालना हो तो हम S5 से S4 माइनस कर देंगे, S5 से S4 माइनस कर देंगे। अगर हमें S6 निकालना हो तो हम S6 में से S5 माइनस कर देंगे। यानी द फॉर्मूला अल्टीमेटली बिकम्स, अगर Sn निकालना हो तो Sn में से Sn माइनस 1 माइनस कर देंगे। अगर Snth या फिर सिर्फ nth सेकंड का निकालना हो तो Sn में से Sn माइनस 1 माइनस कर दो। तो n की जगह 6 तो n माइनस 1 5, n की जगह 5 तो n माइनस 1 4, n की जगह 4 तो n माइनस 1 3। तो ये पैटर्न फॉलो होगा। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन, जो इस जिससे तुम ये भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें भी जा सकते हो, इसमें भी जा सकते हो, बस n के जगह वैल्यू डिफरेंट बिठाओ। n के जगह 6 बिठाओगे तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा, n के जगह 5 बिठाओगे तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा, n के जगह 4 बिठाओगे तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा, n के जगह 4 तो ये हो गया 4, ये 4 माइनस 1 3, n के जगह 5 तो ये 5, तो ये 5 माइनस 1 4। कोई भी इक्वेशन इससे बन सकता है। यानी अल्टीमेटली हमें क्या पता चला कि एस nth का फॉर्मूला इज नथिंग बट Sn माइनस Sn माइनस 1। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो देखो हमें Snth निकालना है तो हम यूज़ करेंगे यही वाला फॉर्मूला। तो Snth इक्वल्स टू Sn
एस एन माइनस वन, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। एस का फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो पहले केस में टाइम कितना लेना है, एन, तो हम जहाँ जहाँ टी दिखेगा उन सबको एन से रिप्लेस कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। फिर सेकेंड केस माइनस, यहाँ पे क्या टाइम लेना है, एन माइनस वन। तो जहाँ जहाँ टाइम दिखे वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ टाइम है उनको किससे रिप्लेस करेंगे, एन माइनस वन। तो यू टाइम की जगह एन माइनस वन प्लस हाफ ए टाइम की जगह एन माइनस वन स्क्वायर। तो ये आ गया इक्वेशन, एस एन एथ इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। तो एन की जगह टी की जगह एक बार एन बिठाया, टी की जगह एक बार एन माइनस वन बिठाया। अब इसको सॉल्व कर लो, हाफ यू एन माइनस वन हाफ एन माइनस वन यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ पे यू एन है, यहाँ पे भी यू एन है, ठीक है। तो हम u कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी u कॉमन है, यहाँ पे भी u कॉमन है। तो जैसे u कॉमन लोगे बचेगा n माइनस n, प्लस था माइनस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया। अगर तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन है तो इस चीज़ को जस्ट ब्रेक डाउन करके लिख लेना कॉपी में, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस कॉमन लिया है हमने। इसको अगर ब्रेक डाउन करके लिखोगे तो क्या मिलेगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस यू एन प्लस यू माइनस माइनस, बिकॉज बाहर माइनस है ना तो सबका चेंज साइन चेंज होगा, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस हाफ ए इंटू ट्वाइस एल। तो ये होगा ब्रेक डाउन करने पे। फिर जहाँ जहाँ यू यू दिखे सारे यू वाले टर्म्स को में से यू कॉमन ले लो, तो ये आ गया यू वाले टर्म्स। और जहाँ जहाँ हाफ ए दिखे तो सब टर्म्स में से हाफ ए कॉमन ले लो, तो ये आ गया सेकेंड वाला टर्म। अल्टीमेटली हम इससे क्या कह सकते हैं, एन एन कैंसिल तो u प्लस हाफ एन स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा ट्वाइस एन माइनस वन, ट्वाइस एन माइनस वन। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, u प्लस हाफ ए ट्वाइस एन माइनस वन। तो एस एन एथ का फॉर्मूला है u प्लस हाफ ए ट्वाइस एन माइनस वन। ध्यान रखना यहाँ पे ट्वाइस एन कैंसिल मत करना, ये जो लास्ट वाले स्टेप में ए इंटू ट्वाइस एन बचा था ना, वहाँ पे टू टू कैंसिल मत करना। टू टू कैंसिल कर दोगे तो हाफ ए कॉमन लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कैंसिल मत करना, तो हाफ ए कॉमन ले सकते हो। उसके बाद है वेरिएबल वेलोसिटी, जहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले सेकंड में वेलोसिटी कितना था 5, फिर अगले सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गया 8, फिर अगले सेकंड में कितना हो गया 10, फिर 4, फिर 6। क्या ये इंटरवल इक्वल है, पहले 3 इंक्रीज़ हुआ, फिर 2 इंक्रीज़ हुआ, फिर सडनली डिक्रीज़ हो गया 6 का, फिर सडनली 2 का इंक्रीज़ हो गया, फिर सडनली 1 का इंक्रीज़ हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि पहले तुमने एक्सीलेटर जोर से मारा तो 3 का इंक्रीज हुआ, फिर एक्सीलेटर धीरे से मारा तो 2 का इंक्रीज, फिर एक्सीलेटर छोड़ के ब्रेक मार दिया तो -6 घट गया स्पीड, फिर तुमने एक्सीलेटर धीरे से मारा तो 2 का, फिर और धीरे से किया तो 1 का। यानी यहाँ पे एक्सीलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म या फिर सेम। पहले हमने देखा था ना एक्सीलरेशन इज सेम, जहाँ पे वेलोसिटी पहले 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 30, मैंने इक्वल इक्वल बढ़ रहा था। उस केस में एक्सेलरेशन बस सेम, है तुम सेम स्पीड से एक्सेलरेट कर रहे हो, यहाँ पे तुम कुछ भी कर रहे हो। इस तरह के केसेस को कहा जाता है वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ वेलोसिटी वेरिएबल है उस केसेस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले लेते हैं, यानी किसी भी इंस्टेंट का। एक आदमी यहाँ से यहाँ चल के गया, तो इस पूरे जर्नी में वो उसका वेलोसिटी कुछ भी बहुत कुछ था, मतलब बीच में कहीं पे भाग रहा था, दौड़ रहा था, चल रहा था, हमें नहीं पता। बट हम किसी भी इंस्टेंट का ले लेंगे, इंस्टेंट यानी यहाँ से यहाँ तक का। मान लो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का, ये एक छोटा सा इंस्टेंट हो गया। मैंने फ़ोन करके पूछा कि अभी तुम्हारा वेलोसिटी कितना है, तो एक छोटे से डिस्टेंस में जो भी उसका वेलोसिटी होगा दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी उसी इंस्टेंट में उसका वेलोसिटी। और उसी इंस्टेंट में तुम डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा छोटा होगा, टाइम भी तुम्हारे पास छोटा ही होगा। जरा सोच के देखो, तुम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, तो मैंने बीच में तुम्हें अचानक से फ़ोन करके पूछा कि इस टाइम पे मैंने फ़ोन किया था कि अभी तुम्हारा वेलोसिटी कितना है, तो मेरा फ़ोन आया 0.0 सेकंड पे, तुमने मुझे आंसर दिया 0.1 सेकंड में। तो ये 1 सेकंड का जो भी टाइम चला गया बीच में, तो बीच में आंसर फ़ोन कर रिसीव करके मुझे आंसर देने में कितना टाइम चला गया, 1 सेकंड। 1 सेकंड में तुम एक कदम तो चल ही लोगे। पहले तुम यहाँ पे थे, 1 सेकंड में एक कदम ट्रांस चल लिया तुम। अब एक कदम का डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, तो उस डिस्टेंस छोटे डिस्टेंस को हम कहेंगे dx,
और ये 1 सेकंड का टाइम भी बहुत कम है, तो उस टाइम को कहेंगे हम dt। छोटा टाइम यानी dt, छोटा डिस्टेंस यानी dx। तो उस dx बाई dt को हम कहेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट dx बाई dt, जहाँ पे dx इज वेरी स्मॉल चेंज इन पोजिशन, dt इज वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो वो छोटा सा किसी भी इंस्टेंट में जो तुम आंसर दोगे वेलोसिटी का, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसीलिए हम उसको लिखते हैं dx बाई dt। एक्चुअली हम क्या लिखते थे वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो dx, टाइम छोटा है तो dt। सिमिलरली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, v बाई टी। तो किसी भी इंस्टेंट में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी का चेंज होगा वो भी कम होगा, टाइम भी कम होगा। तो इंस्टेंट में पूछने से आंसर बनता है डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी बनता है डी एक्स बाई डी टी। ये किसी भी इंस्टेंट का होता है, ठीक है। एक और बात याद रखना, वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अभी अभी हमें क्या मिला, डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी। तो हम v के जगह क्या लिख सकते हैं, v के जगह हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी। तो हमने v के जगह लिख लिया dx बाई डी टी। तो आ गया इक्वेशन कुछ ऐसा। अब d और d मिलके बन गया डी स्क्वायर एक्स, और dt और dt मिलके बन गया dt स्क्वायर। ध्यान रखना dt में d और t अलग अलग नहीं है, इट इज़ नॉट d इंटू टी। dt एज ए होल मीन्स स्मॉल टाइम। तो जब dt इंटू डी टी होगा तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे डी स्क्वायर टी स्क्वायर, बिकॉज ये डी डी अलग चीज़ नहीं है, ये पूरा एक चीज़ है। तो एक चीज़ दो बार यानी डी टी स्क्वायर, एक चीज़ दो बार होगा तो डी टी स्क्वायर। इट डज नॉट मीन डी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब उसी टेक्निक से कैलकुलस मेथड यूज़ करके हम पहले जो फॉर्मूला डिराइव किया था ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, उन सभी फॉर्मूलाज को हम फिर से प्रूव करेंगे, बट इस बार यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कैलकुलस मेथड में करना क्या होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक और डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन सपोज डी डी एक्स, यानी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो हमने तुमने किया एक्स स्क्वायर का, तो पहले डिफ्रेंसिएशन करना होता है पावर का, तो पावर सामने आ जाएगा, फिर पावर में से वन कम हो जाएगा। अब डिफ्रेंसिएशन करना होता है बेस का, तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स, बेस में कौन है एक्स, और इस टर्म का वैल्यू होता है हमेशा वन, तो आंसर होगा 2x। सिमिलरली अगर हमने डी डी एक्स किया, मान लो हमने किया टी एक्स स्क्वायर का, अब डिफ्रेंसिएशन किसका हो रहा है x का, तो t इज कांस्टेंट, तो t बाहर आ जाएगा, होगा डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का। डी डी एक्स एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x। तो याद रखना डिफ्रेंसिएशन में कांस्टेंट टर्म बाहर आ सकता है। ये t है, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 बाहर आ जाता, ठीक है। एक और डिफ्रेंसिएशन का एग्जांपल देख लो, डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। पहले डिफ्रेंसिएशन होगा पावर का, तो 3, पावर में से 1 कम, फिर डिफ्रेंसिएशन होगा बेस का, तो डी वाई बाई डी एक्स। इसका वैल्यू 1 नहीं होता, ये सॉल्व नहीं होता, तो ये जैसा है वैसा रह जाएगा। डी एक्स बाई डी एक्स इज ऑलवेज 1। तो याद रखना डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। तो डिफ्रेंसिएशन का जो जनरल फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू n एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स बाई डी एक्स। ये वाला पार्ट 1 है तो ये नहीं लिखने से भी चलता है, बट कुछ केसेस में ये 1 नहीं होता तब हमें लिखना पड़ता है। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। डिफ्रेंसिएशन यानी ब्रेक करना, इंटीग्रेशन यानी जोड़ना। तो सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन का मालिक कौन है, जो भी डी के साथ रहता है, डी के साथ जो भी टर्म रहेगा ही इज द ओनर ऑफ द इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का ओनर कौन है, एक्स। इसका सोल्यूशन होगा एक्स पावर में जो भी होगा उसके साथ +1 डिवाइडेड बाई द सेम नंबर, 2 + 1 3, तो डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन का मालिक कौन है, एक्स, तो एक्स डिवाइडेड बाई पावर में कितना है 3, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n डी एक्स
इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। ये हो गया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब इंटीग्रेशन में लिमिट भी आता है, तो पहले हम लिमिट समझ लेते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट हमने दे दिया ए से लेके बी तक। इसका मीनिंग होता है ये जो तुम्हारा एक्स जिसका भी तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो उसका कहानी शुरू होता है ए में और ख़त्म हो रहा है बी में। तो क्या होगा, सोल्यूशन जैसा करना है वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स का सोल्यूशन क्या होता है, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट कितना है, लोअर में है ए, स्टार्ट होगा ए में, ख़त्म होगा बी में। तो एक बार अपर लिमिट आके एक्स को रिप्लेस करेगा, रिप्लेस समझ में आ रहा है, रिप्लेस यानी पूरा एक्स जहाँ पे है उसकी जगह बी आ जाएगा, पावर एवरीथिंग जैसा है वैसा रहेगा, बस एक्स के जगह बी आ जाएगा। माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, फिर लोअर लिमिट आके एक्स को रिप्लेस करेगा, तो ये आ गया आंसर। तो इस टेक्निक से होता है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आके रिप्लेस करता है माइनस लोअर लिमिट। तो ये होता है टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन जहाँ पे लिमिट हो, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। लिमिट क्या होता है, कहानी कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म होगा। एक और एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे ए है, तो सुनो, मान लो कहानी शुरू हुआ है एक पी से लेके क्यू तक। इस केस में इंटीग्रेशन का मालिक कौन है, एक्स। ए का एक्स से कोई रिलेशन नहीं है, तो ए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। और शुरू कहाँ से हो रहा है, पी से लेके क्यू तक। अब कहानी में ए तो पहले से ही था, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा 2 + 1 3/3, और कहानी पी है लोअर लिमिट, क्यू है अपर लिमिट, यानी एक्स का कहानी पी से शुरू होकर क्यू में ख़त्म हो रहा है। तो ए एक बार एक्स को क्यू रिप्लेस करेगा तो क्यू/3, माइनस पी जाके एक्स को रिप्लेस करेगा तो p³/3। ये हो गया फाइनल आंसर। तो टेक्निक याद रखना, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है जिसका मालिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो वो बाहर आ सकता है। मालिक कौन होता है, डी के साथ जो रहता है। अब इन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग के रख के हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रूफ होगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का। हमें पहले से ही पता है a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ए इक्वल्स टू वेलोसिटी बाई टाइम, एक्सेलरेशन, छोटा वेलोसिटी बाई छोटा टाइम हो जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, यहाँ पे हमने डी टी को a के साथ लिख लिया, डी टी को यहाँ भेज दिया, तो डी वी इक्वल्स टू ए डी टी। अब जब टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो है, टाइम टी इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियल, जहाँ से कहानी तुम्हारा शुरू हो रहा है, तुम्हारा कहानी जहाँ स्टार्ट होगा उसे हमें कहेंगे टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, यानी वहाँ से तुम्हारा कहानी स्टार्ट हुआ है। तो जब तुम्हारा कहानी स्टार्ट होता है तब तुम्हारा वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो व्हेन टी इक्वल्स टू जीरो वेलोसिटी इज कॉल्ड यू, यानी इनिशियल वेलोसिटी। और कहानी खत्म कहाँ पे हो रहा है, टी इक्वल्स टू टी पे, तो वहाँ का वेलोसिटी को कहेंगे हम वी। यानी तुम्हारा कहानी जहाँ शुरू हुआ है t इक्वल्स टू जीरो पे, उस टाइम पे तुम्हारा जो भी वेलोसिटी था उसे हम कहेंगे u, और तुम्हारा कहानी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उस टाइम पे तुम्हारा जो भी वेलोसिटी था उस वेलोसिटी को हम कह रहे हैं v। अब इन कंडीशंस को दिमाग में रख के हमने इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड में। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। डी का कहानी, डी का इंटीग्रेशन का मालिक कौन है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का कहानी शुरू कहाँ पे हो रहा था, u पे, ख़त्म कहाँ पे हुआ, v पे, तो u से लेके v तक। ए डी टी, यहाँ पे इंटीग्रेशन का मालिक कौन है, टी। टी का कहानी शुरू कहाँ से हुआ था, जीरो पे, ख़त्म कहाँ पे हुआ, टी पे, सो जीरो से लेके टी तक। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इन सारे प्रूफ में हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म और सेम। तो कांस्टेंट चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कहाँ से, जीरो से लेके टी तक। अब डी वी का वैल्यू याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज ऑलवेज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज ऑलवेज वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज ऑलवेज ए। ठीक है, तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या होगा, सिर्फ v, कहाँ से कहाँ तक, u से लेके v तक। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, सिर्फ t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। एक बार अपर लिमिट v को रिप्लेस करेगा तो v, माइनस फॉर्मूला का माइनस, u जाके v को रिप्लेस करेगा तो u, इक्वल्स टू a, t जाके t को रिप्लेस करेगा तो t, माइनस 0 जाके t को करेगा तो 0। फाइनली हमें इक्वेशन मिल गया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड केस, हमें पता है v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे हमने साइड चेंज करके लिख लिया डी एक्स इक्वल्स टू वी डी टी। अब v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमें ऑलरेडी पता है, तो हमने v को रिप्लेस कर दिया विथ u प्लस ए टी। ठीक है, तो हमें ये पता है पहले से, वी नो, ये वाला इक्वेशन हमें पहले से पता है, तो हमने v को रिप्लेस कर लिया u प्लस ए टी। अब dt अंदर जाएगा तो एक बार dt u के साथ जाएगा तो इक्वेशन बनेगा dx इक्वल्स टू u dt प्लस
ए डी टी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। डी टी दोनों के साथ चला गया। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन यहाँ भी आएगा, इंटीग्रेशन इधर भी आएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसा सजेगा इक्वेशन कुछ ऐसा, ठीक है। अब हमें कंडीशंस डिफाइन करना होगा बिकॉज हमें लिमिट चाहिए। तो कहानी जब शुरू हो रहा है तब मैं कहाँ पे था, एक्स नॉट पे। कहानी जब खत्म हुआ तब मैं कहाँ पे हूँ, एक्स पे। यानी कहानी जब शुरू हुआ तब मैं कहाँ पे हूँ, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे खड़ा था मैं। ये कहानी शुरू होने का, मेरा स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर मैं पहुँच गया यहाँ पे, यहाँ पे मेरा कहानी खत्म हो गया। तो आते आते तुम्हारा वजन भी बढ़ गया। तो कहानी जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ पे t इक्वल्स टू ज़ीरो, वो हो गया x इक्वल्स टू एक्स नॉट, और जहाँ पे कहानी खत्म हो रहा है t इक्वल्स टू टी, वहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स। अब इसी चीज़ को हम लिमिट में डाल देंगे। तो जब दोनों साइड में इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन का मालिक कौन है, x, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस का कहानी शुरू कहाँ से हुआ था, x नॉट, खत्म कहाँ पे हुआ, x, तो x नॉट से लेके x। इसमें है u a t dt, इसमें इंटीग्रेशन का मालिक कौन है, t, टाइम। d के साथ जो रहता है वही मालिक होता है, तो टाइम। टाइम का कहानी शुरू कहाँ पे हुआ था, जीरो, खत्म कहाँ पे हुआ है, t पे, तो जीरो से लेके t तक। अब dt अंदर गया तो बनेगा u dt और a dt। अब इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो जैसे यहाँ पे हमने कहा था ना u dt a dt, तो इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। तो इंटीग्रेशन एक बार इसके साथ जाएगा तो एक बार इसके साथ जाएगा, तो dt अंदर जाएगा तो u dt a t dt, और इंटीग्रेशन भी दोनों के साथ अलग अलग से जाएगा। तो एक बार इंटीग्रेशन गया u के साथ तो बना u dt, प्लस इंटीग्रेशन गया इसके साथ तो बना a dt। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर तुमने सुबह नींद से उठ के एक गिलास पानी पिया तो तुम्हारा दिन का शुरुआत किससे हुआ, एक गिलास पानी के साथ। अगर मैंने तुम्हें दोपहर को जाके पूछा कि तुमने दिन का शुरुआत किससे किया था, तो तुम्हारा आंसर होगा एक गिलास पानी के साथ। अगर मैंने तुम्हें शाम में पूछा कि तुमने दिन का शुरुआत किससे किया था, तुम्हारा आंसर होगा एक गिलास पानी के साथ। अगर मैं तुम्हें रात में पूछूं कि तुमने दिन का शुरुआत कैसे किया था, तो तुम मुझे पागल बोलोगे, बट आंसर क्या दोगे कि सर एक गिलास पानी के साथ। यानी दिन का शुरुआत हमने जिस भी चीज़ से किया है वो पूरा दिन कांस्टेंट रह रहा है, उसका आंसर चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलरली तुमने जर्नी जिस वेलोसिटी के साथ स्टार्ट किया था, बिकॉज जब हम जीरो में हैं तब हमारा कहानी स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम के वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, u, और जर्नी जब खत्म होगा उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, v। तो जर्नी जिस वेलोसिटी के साथ शुरू किया है वो वेलोसिटी हमेशा सेम रहता है, वो वेलोसिटी जर्नी के बीच में चेंज नहीं होता, बिकॉज वो उससे हमने शुरू किया था, वो आंसर हमेशा सेम है। तो u इज़ ए कांस्टेंट। अगर u कांस्टेंट है तो u इंटीग्रेशन के बाहर आ गया तो अंदर बचेगा सिर्फ dt, और लिमिट जीरो से लेके t तक, प्लस एक्सीलरेशन तो हम पहले से मान रहे हैं कि एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है, सेम है, तो एक्सीलरेशन बाहर आ गया, अंदर बचेगा t dt। ध्यान रखना इंटीग्रेशन का मालिक टाइम है, तो टाइम के घर से टाइम को बाहर नहीं निकाल सकते, अपने घर से अपने बाप को नहीं निकाल सकते बाहर, ठीक है। तुम्हारा घर है, तुम्हारा फैमिली है, तो अपने फैमिली को अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे टाइम क्या है, डी टी, तो डी टी के घर से यानी टाइम के घर से टाइम बाहर नहीं जाएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसा सच गया, u बाहर है, डी टी जीरो से लेके टी तक, ए टी डी टी जीरो से लेके टी तक। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, एक्स होता है कहाँ से कहाँ तक, एक्स नॉट से एक्स तक, इक्वल्स टू यू डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर टी तक, प्लस ए। अब यहाँ पे टी, टी का पावर कितना है, वन, तो वन प्लस वन कितना होता है, टू, तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अभी अभी टेक्निक मैंने कहा था, जो भी यहाँ पे होगा उसको लिख लो, पावर के साथ वन ऐड कर दो। हाँ, तो पावर में कितना है, टी के पावर में वन, वन प्लस वन टू डिवाइडेड बाई टू, तो ब्रैकेट जीरो से लेके टी तक। एक बार अपर लिमिट x को रिप्लेस करेगा तो x, माइनस लोअर लिमिट ने x को रिप्लेस किया तो x नॉट, इक्वल्स टू यू, t ने t को रिप्लेस किया तो t, माइनस जीरो ने t को रिप्लेस किया तो जीरो, प्लस a। अब टी स्क्वायर को t रिप्लेस करेगा तो टी स्क्वायर बाई टू, जीरो t को जीरो रिप्लेस करेगा तो जीरो स्क्वायर बाई टू। अब जीरो स्क्वायर बाई टू और जीरो एक ही बात है, तो हमने लिख लिया दिस। अब क्वेश्चन में हमने कह रहे हैं कि लेट अस कंसिडर x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू s, यानी मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम x मान रहे थे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम x नॉट मान रहे हैं। तो अगर x से x नॉट माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, और हम मान रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस इज s। यानी तुम्हारा कहानी जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ ख़त्म हुआ है कितना ट्रेवल हुआ है s। तो हमने यहाँ पे लिख लिया x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू s, तो देयर फोर
एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह एस इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू में हाफ निकाल लो तो हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वाला प्रूफ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस वाला, वहाँ पे हमने स्टार्ट किया है ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, ये तो पहले से ही पता है, इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी के साथ लिख लो डी एक्स बाई डी एक्स। अब ये लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज डी एक्स कट के वापस वन हो जाना है, तो हम लिख ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो हमने लिख लिया डी एक्स बाई डी एक्स। अब इंटरचेंज कर देंगे, डी एक्स को यहाँ भेज देंगे और डी टी को यहाँ भेज देंगे, तो बन जाएगा ये डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे आ गया और डी वी बाई डी एक्स। अब डी एक्स बाई डी टी इज़ नथिंग बट वेलोसिटी, तो डी एक्स बाई डी टी को लिख लिया हमने वेलोसिटी। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से dx को इधर भेज दो तो ए डी एक्स, तो ए डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी, तो आ गया ए डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी, डी एक्स इधर शिफ्ट हो गया। अब ध्यान से सुनो, फिर से सेम स्टोरी। जब कहानी शुरू हो रहा था, जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था, तब तुम यहाँ पे थे, तो ये लोकेशन है x इक्वल्स टू एक्स नॉट का। तो जब कहानी शुरू हो रहा था तब तुम कहाँ पे थे, x इक्वल्स टू एक्स नॉट पे, और जब कहानी खत्म हो रहा था तब तुम पहुँच गए x इक्वल टू एक्स में। इस टाइम पे तुम्हारा वेलोसिटी भी कितना है u, बिकॉज कहानी के स्टार्टिंग का वेलोसिटी हम इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं, फिर कहानी के एंडिंग में तुम्हारा वेलोसिटी कितना है v। तो कहानी के एंडिंग में तुम कहाँ आ चुके हो, यहाँ पे। ध्यान रखना फाइनल वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होता है, बिकॉज अगर 3 बजे तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी पूछे तो तुम 3 बजे का वेलोसिटी कहोगे, अगर मैं तुम्हें 4 बजे तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी पूछूँ तो तुम 4 बजे का वेलोसिटी कहोगे, मैंने 7 बजे तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी पूछा तो तुम 7 बजे का फाइनल वेलोसिटी कहोगे। बट इनिशियल वेलोसिटी पूरे कहानी में सेम रहता है, बिकॉज वो कहानी का शुरुआत वही टी इक्वल टू जीरो से हुआ था। 3 बजे भी कहानी शुरुआत टी इक्वल टू जीरो से, 5 बजे भी कहानी का शुरुआत टी इक्वल टू जीरो से, 7 बजे भी कहानी का शुरुआत टी इक्वल टू जीरो से। तो हम कहेंगे कि लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी। तो जब टाइम टी इक्वल टू जीरो है, यानी कहानी शुरू हो रहा है, तब तुम्हारा डिस्टेंस कहाँ पे था, एक्स नॉट पे, तुम्हारा वेलोसिटी कितना है यू। जब कहानी खत्म हो रहा है, यानी टाइम टी इक्वल्स टू टी पे आ चुका है, तब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, एक्स, तुम्हारा वेलोसिटी कितना है वी। अब इन्हीं कंडीशंस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले कर लो दोनों साइड में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स। इंटीग्रेशन का मालिक कौन है, वेलोसिटी। कहानी शुरू कहाँ से हो रहा था, यू से लेके वी तक। इंटीग्रेशन का मालिक कौन है, डिस्प्लेसमेंट। कहानी शुरू कहाँ से हुआ था, एक्स नॉट से लेके एक्स तक। अब इसके बाद आएंगे हम स्टेप में, इसके बाद स्टेप में आएंगे वी डी वी, ए कॉन्स्टेंट है तो ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब इसके बाद जाएंगे हम इस स्टेप में, ठीक है, इसके बाद ये वाला स्टेप। अब वी डी वी का इंटीग्रेशन, तो v का पावर कितना है 1, तो 1 + 1 2, तो वी स्क्वायर बाई टू। 1 के साथ +1 करना होता है तो वी स्क्वायर बाई टू। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से लेके v तक, इक्वल्स टू a dx का इंटीग्रेशन x होता है, कहाँ से कहाँ तक, x नॉट से लेके x तक। अब रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट, तो v आके v को रिप्लेस करेगा तो वी स्क्वायर बाई टू, माइनस u आके v को रिप्लेस करेगा तो u स्क्वायर बाई टू, इक्वल टू a तो पहले से ही था, x आके x को रिप्लेस करेगा तो x, माइनस x नॉट आके x को रिप्लेस करेगा तो x नॉट। अब हम कह रहे हैं कि वही पहले जो हमने कहा था कि ये पूरा डिस्टेंस है तुम्हारा x नॉट, ये पूरा डिस्टेंस है x और यहाँ से यहाँ तक है x नॉट। तो x में से x नॉट घटा दोगे तो तुम्हें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, और मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस s है, यानी तुमने जो कहानी शुरू होने से एंड तक ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस है s। तो हम मान लेते हैं लेटस से x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एस। तो क्या आने सॉल्यूशन क्या होगा, नीचे से 2 का एलसीएम लेके इधर भेज दो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 चला गया वहाँ पे, तो 2as हो गया प्रूफ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, s। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी वगैरह के ग्राफ्स हैं सीखने के लिए, जैसे वेलोसिटी और टाइम। ग्राफ में कोई स्लोप नहीं है, ग्राफ लेटा हुआ है, यानी किसी भी टाइम में चेक करो वेलोसिटी का वैल्यू तुम्हें सेम मिलेगा। किसी भी टाइम में चेक करो, यहाँ पे चेक करो वेलोसिटी का वैल्यू सेम है, यहाँ भी चेक करो वेलोसिटी का वैल्यू सेम है, यहाँ भी चेक करो वेलोसिटी का वैल्यू सेम है, यानी इस केस में एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, इसीलिए वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो दिस इज द केस ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। ये वाला ग्राफ चेक करो, इसमें एक चीज़ गलत है क्या, कि अगर हम इस टाइम में चेक कर रहे हैं तो इसी टाइम में वेलोसिटी ये वैल्यू भी शो कर रहा है, वेलोसिटी ये वैल्यू भी शो कर रहा है, वेलोसिटी ये वैल्यू भी शो कर रहा है,
एक ही टाइम में वेलोसिटी इतने सारे वैल्यूज शो करना पॉसिबल नहीं है। तुम अकेला इंसान हो, 5 बजे तुम्हारा वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड थोड़ी पॉसिबल है। एक ही इंसान एक ही टाइम पे तीन अलग अलग वेलोसिटी कैसे दिखा सकता है? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो याद रखना, इस तरह के ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल जहाँ सेम टाइम में यू हैव डिफरेंट 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 वेलोसिटीज, अलग अलग वाई वैल्यूज हैं। देखो एक ही एक्स में यहाँ भी एक वाई है, यहाँ कुछ और वाई है, यहाँ कुछ और वाई है, यहाँ कुछ और वाई है। हम अलग अलग हाइट में जा रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है इन द सेम टाइम, एक टाइम पे अलग अलग वैल्यूज रहना इज नॉट पॉसिबल। अब ये देखो, यहाँ पे टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, बट इक्वल इंटरवल्स में, इक्वल इक्वल इंटरवल से वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। कि पहले 5 इंक्रीज हुआ, फिर और 5, फिर और 5, फिर और 5। तो दिस इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ सॉरी, दिस इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहाँ पे वेलोसिटी इक्वल इक्वल के इंटरवल्स में बढ़ता जा रहा है। यानी पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, तो इक्वल इक्वल इंटरवल से वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो इट इज़ ए केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे ग्राफ चेक करो, ग्राफ कर्व में जा रहा है, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है। सो इट इज़ ए इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। हाँ, यहाँ पे ग्राफ है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। देखो ग्राफ ऊपर जाके फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। तो इट इज़ ए केस ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। अगेन नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होता तो स्ट्रेट होता, यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए कर्व आ रहा है। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इक्वल इंटरवल्स। ऐसा नहीं है तुमने एक्सेलेटर जोर से मारा, कभी धीरे मारा, कभी हल्का मार रहे हो। बट अगर हर बार एक्सेलेटर इक्वल इक्वल एक ही फ्लो में एक्सेलेटर मारते जा रहे हो, कि 5 मारा तो एक्सेलेटर 5 ही दिया जा रहा है, तो ऐसे केसेस को कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि एक्सेलेशन 5 है तो 5 ही है, एक्सेलेशन 10 है तो 10 ही है। तो अगर एक्सेलेशन 10 होगा तो वेलोसिटी हर सेकंड में 10 10 10 करके बढ़ेगा। एक्सेलेशन 15 होगा तो वेलोसिटी हर सेकंड में 15 15 15 करके बढ़ता रहेगा। बट अगर अचानक से 15 दिया, अचानक से 20 दिया, अचानक से 25 दिया, तो वेलोसिटी कभी 15 से बढ़ रहा है, कभी 20 से बढ़ रहा है, कभी 25 से बढ़ रहा है। तो इट इज़ ए केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक और वेलोसिटी, यहाँ पे एक और ग्राफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है कि ये ग्राफ एक्सेलरेशन का ही है, ठीक है। बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। ज़रा ध्यान से देखो, कहानी यहाँ पे शुरू हुआ था नहीं, टाइम के एक्सिस में जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे। उस केस में वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी नेगेटिव में है। तो जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी नेगेटिव में है, यानी बॉडी नेगेटिव वेलोसिटी से जा रहा था। यानी तुम्हारा कहानी जब शुरू हो रहा था तब तुम चल रहे थे इस डायरेक्शन में, फिर धीरे 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 तुमने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है। तो जब टाइम जीरो था तब तुम उल्टा चल रहे थे, कुछ टाइम बाद तुमने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। बट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, माने एक ही एक्सेलरेशन से चल रहा है, यानी वेलोसिटी इक्वल इक्वली बढ़ रहा है। तो ऐसे केसेस में ग्राफ विल स्टार्ट लाइक दिस, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव। अगर तुम्हारा वेलोसिटी नेगेटिव ना हो, इनिशियल वेलोसिटी कुछ 5 से चल रहे थे तुम, या इनिशियली तुम 0 से नहीं बट 3 से चल रहे थे, इनिशियली तुम 7 से चल रहे थे, 0 से नहीं, तो ऐसे केसेस में ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ये 3 भी हो सकता है, यहाँ पे हम 5 भी मान सकते हैं। बट अगर तुम्हारा कहानी ज़ीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, कि तुम जब इनिशियल थे तब तुम ज़ीरो में थे, फिर ज़ीरो से बढ़े तुम, तो ग्राफ होगा ऐसा। बट अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि इनिशियल वेलोसिटी 5 से स्टार्ट हुआ था, तो ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है। तो वो उतना ही डिफरेंस है, इनिशियल वेलोसिटी का उतना ही डिफरेंस है। कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ग्राफ ओरिजिन से निकलेगा, कुछ वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो ग्राफ यहाँ से निकलेगा। दिस इज ए केस ऑफ डी एक्सेलरेशन, जहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वेलोसिटी का ग्राफ देखो, धीरे 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 नीचे जा रहा है, वाई वैल्यू धीरे 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 हम नेगेटिव में जा रहे हैं। तो इट इज़ ए केस ऑफ डी एक्सेलरेशन, जहाँ पे बॉडी पहले स्लो हुआ, फिर स्लो होकर अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लिया। देखो इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव में चला गया। यहाँ तक आने के बाद, इस टाइम के बाद वेलोसिटी का वैल्यू नेगेटिव में आ चुका है। ये वेलोसिटी का एक्सिस है, वेलोसिटी का वैल्यू नेगेटिव में आ चुका है, यानी बॉडी हैज़ चेंज डायरेक्शन। तो पहले बॉडी स्लो हो रहा था, स्लो होते होते फिर रिवर्स में चला गया। तो तुम्हारा गाड़ी स्लो होते 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 ब्रेक लगाया, फिर तुमने रिवर्स में वापस रिटर्न कर दिया। दिस इज़ अ केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, जहाँ पे बॉडी पूरा उल्टा ही जा रहा है, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव वेलोसिटी, सॉरी, इट इज़ अ केस ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी, जहाँ पे बॉडी पूरा ही उल्टा जा रहा है, यानी तुम गाड़ी पूरा रिवर्स में चला रहे हो, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और बॉडी नेगेटिव में जा रहा है, बट इधर में स्टार्टिंग वेलोसिटी ज़ीरो है, यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, वही डिफरेंस है, ठीक है।
ये ज़ीरो नहीं लिखा है, ये ओ लिखा है, इसको ज़ीरो मत समझना। बट इस केस में देखो स्टार्टिंग वेलोसिटी ओरिजिन पे है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ है, मतलब 3 हो सकता है। तो अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी तुम्हारा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ग्राफ 0 में जाएगा, नहीं तो 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 5 में जा सकता है। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल होता है जब तुम ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नीचे गिर जाओ और ग्रेविटी के अलावा वहाँ पे और कोई ना हो, ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी हो। तो हम अगर ग्रेविटी के डायरेक्शन में नीचे जाएंगे तो प्लस जी, अगर ग्रेविटी से उल्टा जाएंगे तो माइनस जी। याद रखना ग्रेविटी ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है, उसका डायरेक्शन फॉलो करोगे तो प्लस जी, नहीं तो माइनस जी। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी का कुछ ग्राफ होगा, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ टाइम, तो ये पहला ग्राफ, वेलोसिटी विथ टाइम ये हो गया सेकंड ग्राफ, और डिस्टेंस विथ टाइम ये हो गया थर्ड ग्राफ। तो ये तीनों ग्राफ सीख के रखना। तीनों ग्राफ ध्यान दो नेगेटिव में है, बिकॉज ग्रेविटी इज अलोंग डाउनवर्ड, तो इसीलिए तीनों ग्राफ नेगेटिव में है। बाकी तो हमने ये सब तो क्लास में डिस्कस हो गया था। और इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये फ्रेम मतलब जिस फ्रेम में बैठ के तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, कि अगर तुमने गाड़ी में बैठ के या तुम घर में बैठ के किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम तो रेस्ट में हो। तो अगर जो ऑब्जर्व कर रहा है या जो कैलकुलेशन कर रहा है अगर वो खुद रेस्ट में है तो उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पर अगर जो कैलकुलेशन कर रहा है, जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, अगर वही इंसान खुद एक मूविंग बॉडी में हो जो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ऐसे को ऐसे चीज़ों ऐसे कैलकुलेशन को कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर तुम जो ऑब्जर्व कर रहे हो, कि तुमने इस आदमी को ऑब्जर्व किया, इसका मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम जो खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर तुम रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो इसे कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम। बट अगर तुम खुद मूव कर रहे हो विद एक्सिलरेशन तो इसे कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस पे डिपेंड नहीं करता फ्रेम, फ्रेम तुम पे डिपेंड करता है जो कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द वन शॉट ऑफ चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसको देख लो, फॉर्मूलाज वगैरह सीखो, सीख के न्यूमेरिकल्स वगैरह ट्राई करो।